नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में टॉप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी अन्य प्रकार की जानकारी होगी जो अक्सर परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, वे सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पर बताकर चलूंगा ताकि परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को कर सको। यह वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया? महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजी शिक्षा ने हम लोगों को गुलाम बना दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि कहता है भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। पयमपल्ली, भीमबेटका, हुंसगी, बुर्जहोम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण की दिशा में इन पुरास्थलों की स्थिति का सही क्रम प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में इन पुरास्थलों से पूछ लिया जाता है। चलिए आपको यहाँ पर सभी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को तभी कर पाओगे तब आपको पता होगा ये जो स्थान है ये किन जगह पर आपके पड़ते हैं। ये पुरा स्थल पयमपल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश यानी कि दक्षिण भारत में पड़ने वाला एक पुरा स्थल है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। हुंसगी ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बुर्जहोम ये आपके कश्मीर राज्य में पड़ने वाला एक पुरा स्थल है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर, ऊपर से आपको नीचे की ओर इनको लगाना है। तो सबसे ऊपर कौन सा होगा? कश्मीर हो जाएगा। बुर्जहोम यहाँ पर पहले आएगा। डी यहाँ पर आपका पहले आएगा। डी आपका यहाँ पर पहले में दिया गया है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर पहले आएगा आपका बुर्जहोम कश्मीर। कश्मीर के बाद में मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं आएंगी। उसके बाद में दोस्तों हुंसगी कर्नाटक आएगा और सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश का पयमपल्ली पुरा स्थल यहाँ पर आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर कहता है भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। संगम साहित्य की रचना। संगम साहित्य की जो रचनाएं थी ये आपकी 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में रची गई थी। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व का समय काल माना जाता है। हर्षवर्धन का समय सीमा यानी कि हर्षवर्धन ने जो अपना शासन किया था वो 606 से लेकर के 647 तक। ह्वेन भारत में आया था जो कि चीन से आया था। ये 630 से 643 के मध्य भारत में रहा था, आगमन था, जो कि हर्षवर्धन के शासन काल में ही आया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यहाँ पर मिलान होगा। ए का यहाँ पर जाएगा सेकेंड के साथ, ए का यहाँ पर सेकेंड के साथ, बी का जाएगा फर्स्ट के साथ, बी का फर्स्ट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन कहता है चोल कालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। इस तकनीकी का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? मिट्टी का, मोम का, पिघली हुई धातु का या पकी हुई मिट्टी टेराकोटा का? सही जवाब हो जाएगा मोम का, क्योंकि चोल काल में जो कांस्य की जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो किस तकनीकी से बनाई जाती थी? लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। लुप्त मोम से ही बनाई जाती थी, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का मोम यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है जो कि यहाँ पर कहता है इनमें से कौन से कथन सुलह ए कुल के विचार के बारे में सत्य हैं? आपको बताया था मैंने सुलह ए कुल के बारे में, जिसको सर्वत्र शांति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वत्र शांति के विचार के नाम से भी इसी को जाना जाता है। अकबर ने यह अपनाया था, है ना, जो कि सभी धर्मों का मिश्रण है। क्या है? सभी धर्मों का मिश्रण है। क्या है? सभी धर्मों का मिश्रण है, सर्वत्र शांति, है ना, जिसको सुलह एक कुल के नाम से भी जाना जाता है।
यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया था, यानी कि शासन का जो शासन चलाया जाता था वो इसी विचार पर आधारित था। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो जाएगा। शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया। क्या जहांगीर और शाहजहां ने इसका पालन नहीं किया था? क्या नहीं किया था दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना है क्या ये बात यहाँ पर सही है या यहाँ पर ये बात गलत है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही दी गई है। विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था। भेदभाव बिल्कुल नहीं था, है ना। सभी धर्मों का इसमें सम्मान था। क्या था? सभी धर्मों का यहाँ पर में सम्मान था, ना कि भेदभाव था। डी आपका गलत है ना। डी आपका यहाँ पर गलत है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ABC हो जाएगा। पहला वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कहता है नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन: मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्धारण करने का आदेश दिया। कारण: मुर्शिद कुली खां बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था। मुर्शिद कुली खां जो कि एक स्वतंत्र नवाब बना था बंगाल का, है ना, तो ये मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था और स्वतंत्र नवाब बनना चाहता था, है ना। इसने अपने आप को स्वतंत्र नवाब घोषित कर लिया था, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें यहाँ पर सही दी गई हैं। सही व्याख्या भी यहाँ पर हो जाएगी। पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से हड़प्पन यानी कि हड़प्पन मुहर के बारे में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों से मुहर बनाते थे। हड़प्पा की अगर मैं बात करूं, हड़प्पा के लोग जो थे वो पत्थर से मुहरें भी बनाते थे, वाट भी बनाते थे, जो कि वजन तौलने में काम आते हैं ना। तराजू में जो बाट इस्तेमाल किया जाते हैं, बाट, मुहर हो गए, पत्थर के फलक हो गए, है ना, आपकी मूर्तियां हो गई, ये सारी चीजें आपकी पत्थर से निर्माण की जाती थी। पहला तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। और इस युग में कांसे का प्रयोग हुआ करता था, कांसा का, है ना। इसलिए इस सभ्यता को ना, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसमें आपको याद रखना है लोहे का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ था हड़प्पा में। लोहे का प्रयोग तो आपके महाजनपद काल में हुआ था। याद रखना, लोहे का प्रयोग हड़प्पा में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। पत्थर से मुहरें बनाई जाती थी, सही बात है। मुहर सामान्यतः गोलाकार होती थी। सामान्यतः गोलाकार नहीं होती थी, बल्कि जो आपकी कैसी हुआ करती थी? आयताकार, है ना, आयताकार। सामान्यतः आयताकार भी हुआ करती थी। वक्राकार भी हुआ करती थी, है ना। और आपकी ढोलाकार भी मुहरें हुआ करती थी, ठीक है ना। और गोलाकार भी हुआ करती थी। तो इतने तमाम प्रकार के आकार बताए गए हैं मुहरों के। यहाँ पर लिखा है सामान्यतः गोला प्रकार की होती हैं, इसलिए गलत है। ये आपकी आयता प्रकार की होती थी, आयताकार के प्रकार की होती थी। आपका बी वाला गलत है। मुहर में एक जानवर की आकृति गड़ी होती थी। जैसे हड़प्पा की अगर आपने मुहर देखी होगी, उसमें बैल को दिखाया जाता है। किसको? बैल को दिखाया जाता है, जिसको सांड भी बोलते हैं ना। सांड को यहाँ पर दिखाया जाता है हड़प्पा वाली मुहर में। तो आपका यहाँ पर सी वाला सही होगा और ए वाला सही होगा। ए और सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। AC 4 ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, जो कि ये क्वेश्चन आपका कैसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्लास 6 की NCERT से हर बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको नाट वाला बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज नॉट ट्रू? तो नहीं वाला आपको बताना है ना। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे? ये क्वेश्चन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये लोग किस लिए जाया करते थे? वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। सही बात है। जानवर एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे और उनका ये लोग पीछा करते थे, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए इनको स्थान बदलना पड़ता था। वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सके। ये यहाँ पर गलत है। आपको नहीं वाला बताना है, यानी कि आपको गलत वाला ही तो बताना है।
बाकी यहाँ पर 3 आपके सही थे, तो गलत नहीं वाला बताना है। तो नहीं वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 वाला। कैसा है? ये नहीं वाला है, 4 वाला राइट आंसर माना जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि कहता है हु फाउंडेड आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिन जिन क्वेश्चन में मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखता चलूं तो आप समझ लेना कि परीक्षा में क्वेश्चन फंसने वाला है, 100% फंसेगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। चाहे जितना प्रयास कर लो क्वेश्चन को रोकने की, परंतु क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो गुलामगिरी पूछा है, ज्योतिबा फूले की किताब है, किनको समर्पित थी? कई लोगों को यहाँ पर पता नहीं होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा समाप्त या खत्म कर दी गई थी। उन्हीं लोगों को गुलामगिरी किताब समर्पित है ना। गुलामगिरी जो किताब है ज्योतिबा फूले ने 1873 में लिखी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फूले ने ही की थी। ठीक है ना। यह किताब जो थी ना इनकी गुलामगिरी, ये किन लोगों को समर्पित थी? जो अमेरिका के दास प्रथा से ग्रसित लोग थे, इनको जो जिन व्यक्तियों ने छुड़वाया था उन व्यक्तियों के लिए यह किताब समर्पित थी NCERT के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सभी आपके गलत आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुनें। यहाँ पर आपको करना क्या है? मिलान करना है। ये भी क्वेश्चन कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, क्योंकि हर बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सत्यशोधक अभी मैंने ऊपर वाले में बताया, ज्योतिबा फूले के साथ यहाँ पर चला जाएगा। पहले का यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में चलाया था। मतुआ पंथ या मतुआ आंदोलन का समर्थन हरिदास ठाकुर ने किया था। स्वाभिमान आंदोलन EV रामास्वामी पेरियार ने किया था, है ना, नायकर या जिनको पेरियार के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका मिलान हो जाएगा, है ना। ए का किसके साथ है? ए का यहाँ पर है थर्ड। ए का आपका थर्ड है और बी का यहाँ पर फर्स्ट है। बी का यहाँ पर फर्स्ट है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट किस ऑप्शन में है? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन, है ना। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलान करना है, जो कि हर बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर आइएगा, आगे क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर बात कही गई है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। यह नारा किसने बुलंद किया? तो यह नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा, पटेल के द्वारा या तिलक के द्वारा? सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाक से लाइक तो आप लोग सभी लोग मिलकर के करेंगे और इस वीडियो को ना अपने मित्रों के साथ 5 से 6 आपके जो मित्र होंगे उन सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दो। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है, शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए मनाया था? तो उन महिला का नाम था सरोजनी नायडू। क्या नाम था? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत सुमेलित वाला बताना है, कौन सा गलत यहाँ पर जोड़ा दिया गया है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, सही दिया गया है। सीधी कार्रवाई दिवस 15 अगस्त 1946 को नहीं, 15 अगस्त 1946 को नहीं, बल्कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। यहाँ पर आपका सेकंड गलत दिया गया है। कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन जुलाई 1946 सही होगा। अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये भी करेक्ट होगा। आपको यहाँ पर नहीं वाला बताना था, तो इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना।
कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो उल्का पिंड जो आने पर जल जाता है मध्य मंडल, मेसोस्फियर, जो मध्य मंडल होता है ना, यहाँ पर मध्य मंडल आपका दिया ही नहीं गया है क्या, मेसोस्फियर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर हिंदी में आपका क्या है, हिंदी में आपके यहाँ पर मिस्टेक दी गई है दोस्तों। तो मेसोस्फियर यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला, इंग्लिश वाला यहाँ पर सही ऑप्शन दिया गया है। बल्कि यहाँ पर बहिर्मंडल की जगह होना चाहिए था मध्य मंडल। क्या होना चाहिए था? मध्य मंडल इस ऑप्शन में होना चाहिए था। मध्य मंडल में उल्का पिंड आने पर जल जाते हैं। किस मंडल में उल्का पिंड आने पर जल जाते हैं? तो मेसोस्फियर यानी कि मध्य मंडल में उल्का पिंड आने पर जल जाते हैं। हिंदी में ये क्वेश्चन यहाँ पर टाइपिंग जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया होगा, टाइपिंग मिस्टेक इस क्वेश्चन में है ना, आपको मैंने बताया मध्य मंडल यहाँ पर हो जाएगा मेसोस्फियर। जो आपका समताप मंडल होता है, कौन सा मंडल होता है दोस्तों? समताप मंडल, ठीक है ना। समताप मंडल में क्या होता है, इसमें आपके हवाई जहाज उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? हवाई जहाज उड़ते हैं, क्योंकि मौसम की कोई घटना घटित इसमें नहीं होती है। और क्षोभ मंडल में मौसम की सभी घटनाएं पाई जाती हैं, आंधी तूफान ओला बारिश। आंधी तूफान ओला बारिश क्षोभ मंडल में होता है। और वाह्य वायुमंडल में रेडियो वाली तरंगें, वाह्य वायुमंडल में रेडियो वाली तरंगें परावर्तित होती हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर मध्य मंडल हो जाएगा मेसोस्फियर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में यहाँ पर दिया ही नहीं गया है। अगला क्वेश्चन कहता है देशांतर यामात्रों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी देशांतरीय यामात्रों की लंबाई समान होती है। क्या सभी देशांतरीय जो यामोत्तर रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई समान होती है? बिल्कुल समान होती। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट दिया गया है। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 देशांतर होता है, बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा 60 डिग्री देशांतर यामोत्तर को निरूपित करती है, नहीं। जो भूमध्य रेखा होती है ना, ये अक्षांश को, जीरो अक्षांश को निरूपित करती है, अक्षांश को निरूपित करती है, ना कि देशांतर को, है ना। जीरो अक्षांश को निरूपित करती है। यहाँ पर सी गलत दिया गया है। ए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ए तथा वी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है उष्णकटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। मैं थक चुका हूं ऐसे क्वेश्चन को करा करा के। आपको हर बार मैंने बताया था, क्या बताया था? ग्लोब है, बीच में ये भूमध्य रेखा है जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत वृत्त के नाम से भी इसी रेखा को जानते हैं। जीरो इक्वेटर पर स्थित यानी कि जीरो अक्षांश इसका मान होता है। इसके ऊपर होती है कर्क रेखा, कौन सी? कर्क रेखा। और इसके नीचे होती है ये वाली मकर रेखा। कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र पर उष्ण कटिबंध इसको बोलते हैं, क्योंकि सूर्य की जो सर्वाधिक ऊष्मा होती है वो यहीं पर ठीक इसके ऊपर पड़ती है वर्ष में एक बार, है ना। तो इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोला जाता है। सिंपल सी बात थी। तो राइट आंसर यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आप लोग कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है टाइम से रिलेटेड, है ना। किससे रिलेटेड है दोस्तों? टाइम से रिलेटेड यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को खुलने का टाइम जो है 9 बजे सुबह का है, भारतीय मानक समय। देहरादून के समीप 78 डिग्री पूर्व देशांतर पर और दिसपुर के समीप 9 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय होगा। क्या होगा यहाँ पर स्थानीय समय? तो भारत का मानक समय आपको पता होगा 82.5 है। कितना है दोस्तों? 82.5 है भारत का मानक समय। यहाँ पर 78 दिया गया है, कहाँ का? देहरादून का, देहरादून का, है ना। देहरादून कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है ना। असम की राजधानी है दिसपुर, है ना। असम सबसे पूर्व में पड़ता है, उसके बाद देहरादून इसके पश्चिम में पड़ता है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आप लोग जान लो, है ना। भारत का टाइम मैंने आपको बताया 82.5 होता है ना, 82.5 डिग्री होता है भारत का टाइम, जो कि मानक टाइम होता है। यहाँ पर दिया गया 78 क्या दिया गया है? भारत का टाइम मैंने आपको बताया 82.5 होता है। कितना? 82.5 होता है। 78 अंतर यहाँ पर कर लो 78 का, है ना। अंतर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? अंतर आप इसको घटाओगे, ठीक है ना।
घटाओगे अंतर यहाँ पर आपका कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर अंतर आपका आ जाएगा 4, 4.5 का अंतर यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, है ना। 4.5 डिग्री का अंतर यहाँ पर आ जाएगा देहरादून के टाइम में और भारत के मानक टाइम में। 4.5 मैंने आपको बताया था ना, 1 डिग्री में भाई साहब कितने मिनट मैंने आपको बताए थे, 1 डिग्री में ना 4 मिनट होते हैं। तो 4.5 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो 4 का आप लोग गुणा करोगे, है ना, तो कितना आएगा यहाँ पर 18 आएगा, 18 मिनट आ जाएगा। यहाँ पर गुणा करो 45 का 4 में, है ना, तो 180 दशमलव यहाँ पर हटेगा तो 18 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। तो 18 मिनट, है ना, 18 मिनट। यहाँ पर 9 बजे पूर्वाह्न का है, यहाँ पर देहरादून पूरब में पड़ेगा तो टाइम पीछे जाएगा ना, 9 में से आप 9 बजा हुआ है, 9 बजे में से 18 मिनट आप पीछे करोगे, है ना, तो कितना बजेगा, तो आपका बजेगा 8:42। 8:42 पहले में दिया गया तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वहीं यहाँ पर आपका दिसपुर असम का जो टाइम था यहाँ पर कितना है, यहाँ पर था आपका 91.45, है ना। पॉइंट वाला आप लोग नहीं मान सकते, उसको हटा भी सकते हो। भारत का मानक टाइम 82 होता है, इसमें से आप इसको घटाओगे, है ना, ठीक है ना। पॉइंट वाले आप लोग भूल जाओ। 91 और 82 का अंतर 9 होता है, कितना होता है, 9 होता है। 9 डिग्री यहाँ पर आएगा, आ जाएगा। 9 डिग्री में कितने मिनट होते, मिनट बनाने के लिए इसमें 4 का गुणा आप लोग करोगे, 9 चौके 36 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 36 इसमें ऐड हो जाएगा, 9:36 यहाँ पर 9:37 दे दिया गया, क्योंकि पॉइंट को मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया था, मतलब कि मिनटों को यहाँ पर, है ना, 1 मिनट यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आपको मोटे तौर पर इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। पुनः आप लोग इसको समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का मानक टाइम 82.5 है, कितना है, 82.5 टाइम है। यहाँ पर 78 डिग्री देहरादून का निकाल लो, 78 इसमें से माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर 4.5 डिग्री आ जाएगा, है ना। 4.5 डिग्री, 1 डिग्री में ना मैंने आपको 4 मिनट बताए, तो 4.5 डिग्री में ना आपके कितने मिनट होंगे, 18 मिनट यहाँ पर में हो जाएंगे। देहरादून आपके पूरब में, मतलब कि देहरादून पश्चिम में पड़ेगा तो टाइम पीछे घटेगा ना, 9 में से 18 आप घटाओगे ना, 8:42 हो जाएगा। इस प्रकार आपको लगाना है, सिंपल सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग से जुड़े हैं। ये बड़े बड़े शहर इसमें जुड़े हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता यहाँ पर थर्ड वाले में दिया गया है। थर्ड वाला इस क्वेश्चन का दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कर सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको एक का मिलान करना आता हो तो आप इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस के जरिए सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके भूमध्य रेखा के पास में उगते हैं, भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंध के पास में उगते हैं। तो बी का यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट। बी का फर्स्ट किस में दिया गया है, बी का फर्स्ट सेकंड में दिया गया सिर्फ और सिर्फ, इसलिए सेकंड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो अगर आपको बाकी की चीज़ों का यहाँ पर ज्ञान नहीं है, है ना। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। और सी का यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड वाला, शीतोष्ण सदाबहार, ये दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राजील में पाए जाते हैं। और शीतोष्ण जो पर्णपाती होते हैं ये उत्तरी पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चयन करें। अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जो अचानक से पृथ्वी के अंदर कंपन करते हैं, गति उत्पन्न करते हैं आकस्मिक रूप से, अचानक रूप से, उसको अंतर्जनित बोलते हैं, यानी कि आंतरिक बल। आंतरिक बल यहाँ पर लिख दूं, आंतरिक, जिसको अंतर्जनित बल बोलते हैं। तो ये बात सही है, अंतर्जनित बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। दोनों बातें सही हैं, सही व्याख्या भी यहाँ पर हो जाएगी। पहला वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है जो कि कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्षोभ मंडल, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, जो कि बिल्कुल गलत यहाँ पर दिया गया है। जो ओजोन गैस पाई जाती है ये आपके समताप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, समताप, समताप मंडल में पाई जाती है, ना कि क्षोभ मंडल में, इसलिए गलत है। समताप मंडल अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो उल्कापिंड किसमें जल जाते हैं, मैंने आपको बताया
मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं, ना कि समताप मंडल में। तो सेकंड वाला भी गलत। मध्य मंडल इस बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, तो ये भी यहाँ पर गलत है, ये भी यहाँ पर गलत है ये तो। वाह्य वायुमंडल रेडियो तरंग इस परत के द्वारा पुनः परिवर्तित कर दी जाती है, ये बात सही है। वाह्य वायुमंडल को ना थर्मोस्फियर के नाम से जानते हैं और इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। 4 वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 4 वाला, है ना। 4 वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन थर्मोस्फियर रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक, है ना, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है आतपन के बारे में। ये भी क्वेश्चन आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना आतपन क्या होता है। जैसे समझाना चाहूँ, पृथ्वी पर ना, पृथ्वी जो सूर्य की ऊष्मा को रोक लेती है, जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा होती है वही आतपन होती है। क्या होती है? आतपन होती है। सूर्य से आने वाली वही ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। सही दिया गया है। आतपन की मात्रा और प्रबलता दिनों में, ऋतुओं में और साल भर बदलती रहती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। ये स्टेटमेंट हर बार एग्जाम में पूछा जाता है जो कि गलत दिया जाता है। ये स्टेटमेंट DSSB के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, सीटेट परीक्षा में भी रिकॉर्ड तोड़ पूछा गया है। ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा ये बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती है, ना कि ये गलत है। ये आपकी जो आतपन की मात्रा रहती है भूमध्य रेखा के आसपास ही अधिक रहती है, ना कि ध्रुवों पर रहती है ना। तो ये बात आपकी हमेशा गलत रहती है। स्टेटमेंट हर बार एग्जाम में दे दिया जाता है ना, ध्रुवों की ओर बढ़ती है, जो कि गलत है। सी आपका गलत है। सी जिन जिन में है उसको सबसे पहले आप लोग हटाओगे, बचेगा ए बी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी राइट आंसर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एशिया में भारत के किस यातायात के साधन का सबसे बड़ा जाल है? रोडवेज का है या रेलवेज का है या वाटरवेज का है या पाइपलाइंस का है? तो रेल मार्ग का है ना, रेलवेज का है सबसे बड़ा जाल एशिया में। एशिया में भारत में है ना, तो रेल मार्ग का जाल सबसे बड़ा जाल पाया गया है इंडिया में। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है जो कि कहता है दिए गए कथन के लिए सही विकल्प का चयन करें। मानव एक विशेष संसाधन किस कारण से है? जो हम लोग है ना, जो हमन है यानी कि ह्यूमन, मनुष्य है ना, जो आदमी है, ये क्या है? ये संसाधन है। क्या है? संसाधन है, ठीक है ना। तो किस कारण से संसाधन है हम लोग? तो हमारे पास कौशल यानी कि स्किल है, ज्ञान है यानी कि नॉलेज है, हमारे पास नॉलेज है और स्किल है, तो इस कारण हम लोग संसाधन है, ज्ञान और कौशल के कारण, है ना। तो ए और बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। धात्विक खनिज मुख्यतः अवसादी सेल समूह में पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम की अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। सही विकल्प चयन करें। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा केवल और केवल बी। खनिज ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये अवसाद में पाए जाते हैं, है ना। इनको जीवाश्मी ईंधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? जीवाश्मी ईंधन भी बोला जाता है। पेट्रोलियम, कोयला, खनिज, है ना, तो ये जीवाश्मी होते हैं ना। जीवाश्म में ही आपके अवसाद भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अवसाद भी पाए जाते हैं। अवसाद का मतलब होता है आपका जमाव, है ना, किसी चीज का जमाव होना, है ना, वही आपका अवसाद कहलाता है। अवसाद को ना परतदार चट्टान भी बोलते हैं। परतदार चट्टान के नाम से भी इसी को जाना जाता है। परतदार सेल, जिसको अवसादी सेल भी बोलते हैं ना, तो ये आपकी सेल होती है। धात्विक खनिज मुक्त अवसादी सेल, ये आपका गलत यहाँ पर दिया गया है। धात्विक खनिज नहीं होते हैं, बल्कि आपके कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये अवसादी में होते हैं। तो केवल और केवल बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ए गलत है किंतु बी सही है। 4 वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि कहता है वृक्षों की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती हैं? मैंने आपको कई बार बताया होगा, पवन की गति कह लो या वायु की गति से जो मृदा अपरदित होती है उसको रोकने के लिए रक्षक मेखलाएं लगाई जाती हैं। क्या लगाई जाती हैं? रक्षक मेखलाएं लगाई जाती हैं, मेखलाएं, है ना।
तो रक्षक मेखलाएं वो कहलाती हैं। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आपको रक्षक मेखला नहीं मिलेगा। रक्षक मेखला है ना, हिंदी ट्रांसलेट क्वेश्चन में थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। एग्जाम में ना आपको इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन देखते रहना है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक आपको देखने को मिल सकती है हिंदी वाले क्वेश्चन के साथ में, है ना। रक्षक मेखला यहाँ पर होना चाहिए, जिसको आश्रय पट्टी भी कह सकते हो, आश्रय देना है ना, या एक प्रकार से रक्षा करना, है ना। तो शेल्टर स्वेल्ट यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आश्रय पट्टी। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है जो कहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों, विश्वासों, विचारों व लक्षणों को कहते हैं। रिवाज कहते हैं, रूढ़ी कहते हैं, निर्जातीय कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको दोस्तों? बोला जाता है आपके, क्या बोला जाता है? संस्कृतिकरण, है ना। संस्कृति बोला जाता है, कल्चरल बोला जाता है। जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मूल्य हो गए, विश्वास हो गए, विचार, ये लक्षण आपके पनपने लगते हैं, तो वो आपकी संस्कृति के लक्षण उगने लगते हैं, ना। संस्कृति के ही लक्षण उसमें पाए जाते हैं। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? उस व्यवहार या स्थिति को पहचानिए जो पूर्वाग्रह को प्रतिबंधित करती है ना। ये क्वेश्चन आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है। काहे के क्वेश्चन है दोस्तों? पेडागोजी के क्वेश्चन है, जिसको यहाँ पर आपको सोल्व कराऊंगा। आपको पता चलेगा पेडागोजी के क्वेश्चन किस किस लेवल तक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो तरीका भी आपको यहाँ पर बताकर चलूंगा कैसे इन क्वेश्चन को आपको करना है। पूर्वाग्रह को प्रतिबंधित करती है, यानी कि पूर्वाग्रह को रोकने का जो उदाहरण है उसको आपको यहाँ पर बताना है। अंग्रेजी बोलने वालों के व्यवहार में प्राथमिकता देना, है ना, अंग्रेजी बोलने वाले के व्यवहार को, तो ये पूर्वाग्रह को प्रतिबंधित करती है। बिल्कुल सही बात है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है जो एक ही प्रकार में किसी व्यक्ति को जड़ देना, खांचे में जड़ देना। केवल अपने धर्म व जाति के लोग को मित्र बनाना, ये आपकी पूर्वाग्रह यहाँ पर हो जाएगी, है ना। ये प्रतिबंधित कहाँ करेगी? तो पूर्वाग्रह हो जाएगी। महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग पंक्ति होना, तो ये भी आपकी क्या होगी? ये भी एक प्रकार की पूर्वाग्रह हो जाएगी, है ना। ये भी यहाँ पर नहीं होगी। केवल अपने धर्म के पवित्र स्थलों का सम्मान करना, केवल अपने, क्या यहाँ पर दिया गया है? केवल अपने धर्म के स्थलों का सम्मान करना, ये भी एक प्रकार से पूर्वाग्रह यहाँ पर हो जाएगी। तो राइट आंसर ए यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर आपका हो जाएगा। केवल यहाँ पर सेकंड में क्या दिया गया था? केवल अपने धर्म व जाति के लोग को मित्र बनाना। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी मेरे को यहाँ पर लगते नहीं है कोई यहाँ पर सही होगा, है ना। तो ए आप यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त है वो यहाँ पर ए है ना, ए हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पूर्वाग्रह, अगर आप लोग एक जाति, है ना, अपने केवल अपने ही धर्म के लोगों को मित्र बनाओगे तो ये पूर्वाग्रह की बात होगी ना, पूर्वाग्रह की यहाँ पर बात होगी। ये कहाँ से आपको प्रतिबंधित करेगी? महिला व पुरुषों को अलग अलग पंक्ति में बैठाओगे तो ये भी तो पूर्वाग्रह हो जाएगी। केवल अपने धर्म के पवित्र स्थलों का सम्मान करना, केवल अपने ही धर्म को बचाना, ये भी एक पूर्वाग्रह हो जाएगी। पूर्वाग्रह को प्रतिबंधित यानी कि रोकने का प्रयास कौन करता? तो पहला कथन यहाँ पर करता है, जो कि अंग्रेजी बोलने की यहाँ पर बात कही गई है। अंग्रेजी बोलने वाले व्यवहार में प्राथमिकता देना, ठीक है ना। तो ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय यहाँ पर दे सकते हो, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार अब तक पूछा गया है। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। बिल्कुल सही है। कोस्टा रिका की सरकार ने सेना पर खर्च करने की बजाय साफ व सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण पर खर्च करने का निर्णय लिया था। दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही हैं और यहाँ पर सही व्याख्या है एक ही, है ना। सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है, तो पहला वाला राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। आगे इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है? एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रजातांत्रिक, है ना, उसके लिए कौन सा यहाँ पर कथन सही है? आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही वाला जवाब बताना है। चलिए बताता हूँ। सरकार के पास कानून बनाने की ताकत तो होती है पर लागू करने की नहीं होती है। आपको प्रजातांत्रिक के बारे में बताना है। कानूनों के बिना सरकार के निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यही वाला आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। दूसरा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी गलत हैं बाकी के बाकी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है।
भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कार्य करती हैं? किस क्षेत्र में करती हैं? एग्रीकल्चरल वर्क, मेडिकल प्रोफेशन, टीचिंग वर्क, प्राइवेट कंपनीज। कौन सा होगा यहाँ पर सही? तो जो महिलाएं होती हैं ना अधिकांश, वो किस क्षेत्र में काम करती हैं? आपको शायद यहाँ पर पता हो। तो महिलाएं अधिकतर ना वो आपके कृषि कार्य में काम करती हैं। कहाँ पर में? कृषि कार्य में काम करती हैं। ग्रामीण की जो महिलाएं होती हैं वो खेती में काम करती हैं, ना कि चिकित्सा में करती, ना ही शिक्षण में ज़्यादा करती, ना ही निजी कंपनियों में। तो ज़्यादातर आपकी अधिकांशतः महिलाएं कृषि कार्य करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकतर आपकी महिलाएं। शहर वाली कहाँ से करेंगी? क्योंकि शहर में उनको इतना टाइम नहीं कि खेत वो कर सके, ना ही शहर में ज़्यादा आपके खेत होते हैं। ठीक ना, ये बात तो ग्रामीण क्षेत्रों पर यहाँ पर सीधी तौर पर लागू होती दिखाई पड़ती है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? न्यूनतम वेतन के संदर्भ में, न्यूनतम वेतन का कानून मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया। सुरक्षा करने के लिए ही तो बनाया गया है, यहाँ पर लिखा नहीं बनाया गया। तो आपका ए यहाँ पर आपका गलत हो गया। जिन जिन में ए है उसको हटाओ, सबसे पहले हटा दोगे आप लोग। एक मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी ही देनी है? नहीं दोस्तों, न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। न्यूनतम मजदूरी देना आवश्यक है। यहाँ पर लिखा है न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी ही देनी है, तो ये भी आपका गलत हुआ। सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया वेतन ना देना गैर कानूनी है, ये बात सही है। वेतन ना देना ये गैर कानूनी है। केवल और केवल सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर कहता है, यह रिक्त स्थान निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। कौन निर्णय लेता है? आप सभी को पता होगा, भारत के लोग निर्णय लेते हैं, है ना, सरकार बनाते हैं। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है जो कि यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है, ध्यानपूर्वक आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगहों पर एक श्रमिक के रूप में महिला की स्थिति के रूप में निर्दिष्ट है। दोहरा बोझ, अधिभार, दोहरा काम तो अधिसमय। दोहरा बोझ ये भी एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हो। हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। राइट आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। क्या बताया मैंने आपको? दोहरा बोझ यहाँ पर मैंने बताया। महिलाएं घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, तो एक तरह से उनसे दोहरा बोझ यहाँ पर करवाया जाता है। यानी कि दोहरा बोझ वो मतलब कि दोहरा बोझ इस काम को यहाँ पर में बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कहता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख नहीं किया गया। किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं किया गया? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय या राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कानूनी न्याय। कानूनी न्याय का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर आपका कानूनी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है, अगर पारसी समुदाय से रिसद अपनी आस्था के शिक्षण के आधार पर एक शैक्षिक संस्थान खोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उसे ऐसा करने के लिए सक्षम बनाता है? यानी कि धर्म की बात कही गई है, तो सांस्कृतिक विकास और शिक्षा का अधिकार है ना, क्योंकि वो शिक्षा की यहाँ पर शिक्षण के आधार पर बात कर रहा है और वो शैक्षिक संस्थान भी खोल रहा है, वो भी फारसी धर्म का यहाँ पर खोल रहा है ना। तो सांस्कृतिक विकास और शिक्षा का अधिकार यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है जो यहाँ पर कहता है, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास है? ये 2 बार एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछा गया है ना। या एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक कौन होता है? अंतिम अर्थ निर्णायक कौन होता है? तो न्यायपालिका होती है ना, न्यायपालिका यहाँ पर होती है। चलिए आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। आगे ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी एक प्रकार का मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग कह लो। 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति का अध्ययन और जांच की। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग कर लो, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। आर्थिक, सामाजिक
और शैक्षिक, राजनीतिक यहाँ पर नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है जो कहता क्या है, ध्यानपूर्वक आप लोग इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। किस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के अधिकार को स्थापित किया है? तो आजीविका के अधिकार की यहाँ पर बात कही गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एक बार कुछ झुग्गी वासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है ना, आजीविका के अधिकार को स्थापित किया गया था, है ना। तो पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, सीई यानी कि कॉमन एरा शब्द का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? बिफोर कॉमन एरा ईसा पूर्व, या एडी एनो डोमिनी, या एसीई की जगह पे? तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही वाला जवाब बताना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका एनो डोमिनी, एडी, है ना, एडी। वर्तमान में ना आपको समझा देता हूँ, जैसे आपको 2025 लिखना है, क्या लिखना है, 2025 लिखना है, 2026 लिखना है ना, 2025 लिखना है, 2026 लिखना है, तो आप लोग लिखोगे एडी 2025, एडी 2026 यानी कि ईसवी। इसी को हिंदी में बोलते हैं ईसवी, ईसा मतलब कि ईसवी वाला टाइम, है ना। तो इसी का दूसरा नाम क्या है, कॉमन एरा, CA। अगर 2025 को लिखना है वर्तमान को तो CA भी लिख सकते हैं, मतलब कि इसको बोलते क्या बोलते हैं, कॉमन एरा, या करंट एरा भी इसी को बोलते हैं। तो एनो डोमिनी इसी का मतलब होता है। चलिए आगे आइएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि पेडागोजी का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, पेडागोजी का यह क्वेश्चन है, जिसको यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पर में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करोगे। सामाजिक विज्ञान की अंतर्विषयक उपागम के संबंध में निम्नलिखित कथन, सभी थीम की अंतर्विषयक तरीके से परिचर्चा, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बात कही गई है सभी थीम की, है ना, सभी थीम की क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। योग बनाने वाली पाठचर्या के लिए अंतर्विषयक चिंतन आवश्यक है, बिल्कुल चिंतन तो हमेशा सही होता है। विषयों की परिस्थितियों को खोलने की आवश्यकता तथा प्रदत्त परिघटनाओं को समझने के लिए उपागम को बहुलता का प्रयोग किया जा सकता है, सही है। विषयों जो सामाजिक विज्ञान बनाते हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है आदि का विशिष्ट विधि तंत्र है, ये भी सही है। तो पहला वाला यहाँ पर नहीं होगा सही, क्योंकि चर्चा की बात कही गई है ना, चर्चा की बात कही गई है, अंतर्विषयक तरीके से चर्चा सभी थीम की, है ना, अंतर्विषयक, ये अलग अलग से चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर ए को छोड़कर आपके सभी राइट आंसर हो जाएंगे, BCD। राइट आंसर आपके सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा BCD। चलिए आइए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है, सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में कहानी कहने की विधि किस स्तर की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? यानी कि जब बच्चों को कहानी सुनाया जाता है सामाजिक विज्ञान में, तो ये किस स्तर की होती है, बुनियादी स्तर की होती है, प्रारंभिक स्तर पे, माध्यमिक पे, या हर एक स्तर पर उपयोग हो सकती है? फाउंडेशनल लेवल, प्रेपरेटरी लेवल, या सेकेंडरी लेवल? इट कैन बी यूज्ड अक्रॉस लेवल्स। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ये हर एक स्तर का उपयोग, मतलब कि उपयोग हो सकती है कहानी वाली का, है ना, कहानी कहने वाली विधि सभी स्तर में ये आपकी उपयोग में लाई जाती है। कितने स्तर में? सभी स्तर में इसको उपयोग में लाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है जो यहाँ पर कहता है, सामाजिक विज्ञान में कुछ शब्दावलियों अथवा संकल्पनाओं के संबंध में असहजता की स्थिति में एक शिक्षक से क्या अपेक्षित है? शिक्षक से क्या अपेक्षित है यहाँ पर आपको बताना है। तो सभी के गौरव का सम्मान करते हुए उसे संवेदनशीलता के साथ पढ़ना चाहिए। राइट आंसर थर्ड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अगर आंध्र प्रदेश की एक शिक्षिका समानता विषय का अध्यापन करा रही है समानता पर, तो निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों का उल्लेख परिचर्चा के लिए एक अधिक प्रासंगिक उदाहरण के रूप में होगा? चेंचू बैगा, मिसमस, या ओरड? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चेंचू, चेंचू जो कि आंध्र प्रदेश से ही एक संबंधित है ना,
वहीं का एक उदाहरण है समानता से संबंधित चेंचू। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि कहता क्या है, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास करेंगे समझने का। यहाँ पर कहा गया है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अधिक उपयुक्त होंगे? क्या करते समय? खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों को पढ़ाते समय क्या आवश्यक है आपको यहाँ पर बताना है। विद्यार्थियों को केवल खाद्य सुरक्षा पर पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। गलत। केवल के कारण गलत हुआ, केवल के कारण यहाँ पर ये गलत हुआ। और ए तो यहाँ पर ए को हटाओ, तो ए को हटाओगे तो बचेगा आपका यहाँ पर 4 वाला। 4 वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। खोकट यहाँ पर खत्म। चलिए आगे आइए। आगे यहाँ पर बात करूँगा अगले प्रश्न की। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है वो यहाँ पर कहता गया है, ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। निम्न में से कौन सी गतिविधि मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं में उपनिवेशवाद के संप्रत्ति की संकल्पना और उसके विश्लेषण हेतु उपयुक्त होगी? उसके विश्लेषण हेतु उपयुक्त होगी। यहाँ पर क्या उपयुक्त होगी आपको यहाँ पर बताना है। आधुनिक भारतीय भाषा में लगान या उस जैसी कोई फीचर फिल्म देखना, ये यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, है ना। पहला तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्यान तो गलत होता ही है, लेक्चर गलत आपका होता ही है। किसी एक आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों द्वारा भूमिका निर्वहन करना, तो ये बात सही हो जाएगी। ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवाद जिस तरह से था उससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को बोलकर लिखवाना, ठीक है ना, ये गलत है। तो आपका यहाँ पर ए एंड सी, थर्ड वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। जल्दी से जल्दी इन सभी क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। सांस्कृतिक गतिविधियां सामाजिक विज्ञान के छात्रों को प्रदान करती हैं। सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती है ना सामाजिक विज्ञान में, ये छात्रों को ना ये क्या चीज प्रदान करती है? ये आत्म अभिव्यक्ति के अवसर, सेल्फ एक्सप्रेशन प्रदान करती हैं। पहला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कहता है, क्या कहता है, विविधता को संबोधित, विविधता वाला है ना। कक्षा परिचर्चाओं में बहुसंस्कृतियों के उदाहरण को सम्मिलित करना चाहिए, तभी तो आपकी विविधता दिखाएगी। सभी की संस्कृतियों को सम्मिलित करना चाहिए। पहला तो यहाँ पर आपका सही दिया गया है। केवल उन्हीं उदाहरणों को उठाएं, केवल के कारण गलत हो गया, है ना। केवल उन्हीं उदाहरणों को उठाएं पर चर्चा करें जो बहुसंख्यकों के लिए प्रासंगिक हों। क्या ये बात यहाँ पर आपकी सही होगी? क्या ये बात यहाँ पर सही होगी? नहीं सही होगी, गलत हो जाएगी केवल के कारण। विद्यार्थियों को तो बी वाला यहाँ पर गलत हो गया। बी जिन में है उसको सबसे पहले आप लोग यहाँ से हटाओगे, बचेगा आपका थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी आपको करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्ट आंसर मार देना है। आइए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि पेडागोजी के ये सभी क्वेश्चन है। आप लोग लेवल तो यहाँ पर देख ही पा रहे होगे क्या है लेवल। क्या यह कहना सही है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं होना चाहिए? कारण दीजिए। तो ये आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है। सदा हरित वनों और पतझाड़ी वन में अंतर क्या है? इससे कोई आपकी यहाँ पर आलोचनात्मक नहीं होगा। भूकंप, इससे भी नहीं। आलोचनात्मक देनी है ना आपको, आलोचनात्मक डिबेट के रूप में, है ना। किस रूप में? क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एमोंग सोशल स्टूडेंट, है ना। तो पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल और केवल ए इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें कहा गया है विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार करने के लिए निम्नलिखित सेवारूप या सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किन आयामों को ध्यान में रखना चाहिए? यहाँ पर थर्ड वाले में दिया गया है, सेकंड वाले में बी वाले में कंठस्थ कराने को प्रोत्साहित करना चाहिए। कंठस्थ रटाना गलत होता है, तो बी यहाँ पर गलत है। जिन में बी है वो पहले आप लोग यहाँ से काटोगे, उसको काट देंगे सबसे पहले, तो बचेगा आपका थर्ड वाला। बस थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी और डी, सी हो जाएगा और यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तकों पर बल देना ये भी गलत ही होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि कथन और कारण से संबंधित है। कथन और कारण से संबंधित है।
माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की समग्र समझ अंतः शास्त्रीय उपागम द्वारा संभव है। बिल्कुल सही दिया गया है। भारत में सामाजिक विज्ञान पाठचर्या मुक्ता विषयी उपागम द्वारा स्थापित आयोजित की जाती है, ये भी सही है। लेकिन दो बातें आपकी दोनों यहाँ पर अलग अलग हैं, तो उसी हिसाब से राइट आंसर सेकेंड वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान को एक विषय विशेष के रूप में समझने के संबंध निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। सामाजिक विज्ञान स्वरूप से व्याख्यात्मक है। क्या सामाजिक विज्ञान व्याख्यात्मक रूप से है ना? क्या व्याख्यात्मक रूप से है? तो व्याख्यात्मक रूप से तो बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर दूसरा कैसा है? यहाँ पर गलत है। पहला भी देख लेते हैं। यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान के विषय विशेषों में विशिष्ट पद्धतियाँ हैं और अतः अनुशासनिक सीमाओं को सामाजिक परिघटना की बेहतर समझ के लिए संरक्षित करना चाहिए। संरक्षित करना चाहिए, ये तो गलत है। तो दोनों ही गलत यहाँ पे आपके हो जाएंगे, है ना? दोनों ही गलत आपके यहाँ पर में हो जाएंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कहता है, अगर किसी को लगता है कि स्रोत गड़े हो सकते हैं तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? गड़े हुए हैं जमीन के अंदर, तो क्या स्रोत इस्तेमाल यहाँ पर में किए जा सकते हैं, आपको बताना है। जिसने स्रोत का प्रलेखन किया है उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाना, उस सामग्री की पड़ताल कीजिए जिससे स्रोत बनाया गया हो करेक्ट, स्रोत को अन्य स्वीकृत स्रोतों के साथ परिप्रेक्ष्य, तो तीनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। थर्ड वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रांस की क्रांति विषय पर की जाने वाली परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रूब्रिक अधिक उपयोगी होगी? तो सबसे अधिक उपयोगी यहाँ पर कौन सी चीज़ यहाँ पर हो जाएगी? तो विश्लेषणात्मक रूब्रिक यहाँ पर हो जाएगी, और सभी गलत हो जाएंगे। केवल ए इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान के आकलन का प्रयास करता है? तथ्यात्मक, ठीक है ना? तथ्यात्मक ज्ञान को फैक्चुअल नॉलेज। हाल ही में भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 370 हटा दिया। इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या हैं? ठीक है ना? फैक्चुअल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्या यहाँ पर पहला वाला आपका राइट आंसर होगा या राइट आंसर यहाँ पर नहीं होगा? आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना? तो पहला यहाँ पर नहीं आपका होगा। पहला यहाँ पर आपका फैक्चुअल नहीं है। मकर रेखा से कर्क रेखा की सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या हो सकती है क्योंकि ये फैक्चुअल है। क्या है? ये फैक्चुअल है, मतलब कि नियत है ये। तो बी वाला आपका यहाँ पर सही आपका हो जाएगा, है ना? बी वाला। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता? क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता? पृथ्वी को विभिन्न गोलार्धों में कैसे विभाजित किया गया है? कैसे विभाजित किया गया है? तथ्यात्मक आपको बताना है, नॉलेज बेस्ड वाला आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी और डी। बी और डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलान करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ मिलान आपको कैसे करना है, ठीक है ना? नियोजन आकलन, जो कि प्रवेश व्यवहार का आकलन यहाँ पर होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ नैदानिक आकलन का, नैदानिक आकलन अधिगम समस्याओं को हल करता है, ठीक है ना? किसको हल करता है? अधिगम समस्याओं को हल करता है। और योगात्मक आकलन शिक्षार्थी प्रमाणीकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। और निर्माणात्मक आकलन विषय सामग्री में प्रवृत्ता होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा।